मुंबई की उस रात में उमस नहीं, एकदम घोटने वाली खामोशी थी। उपनगर की एक तंग गली के आखिरी छोर पर स्थित उस जर्जर इमारत का कमरा नंबर 17 किसी जिंदा कब्र जैसा लग रहा था। घड़ी की सुइयां 9:53 पर रेंग रही थीं, मानो विहान के दर्द को और लंबा खींचना चाहती हों। विहान फर्श पर पड़ा था। उसका बायां पैर एक अजीब कोण पर मुड़ा हुआ था, जो 2 महीने पहले लगी चोटों की गवाही दे रहा था। वो आज भी लंगड़ा कर चलता था। उसकी पसलियों का दर्द हर सांस के साथ उसे याद दिलाता था कि वो गोल्ड मेडलिस्ट विहान से मुजरिम विहान कैसे बना। सब कुछ उस दिन शुरू हुआ था जब उसने कॉलेज के सबसे ताकतवर शख्स आर्यन ढिल्लन के अहंकार को चुनौती दी थी। आर्यन, जो शहर के एक रसूखदार मंत्री का इकलौता बेटा था, विहान की काबिलियत से चिढ़ता था। आर्यन ने अपने सत्ता का इस्तेमाल कर विहान पर छेड़खानी का झूठा केस दर्ज करवाया। जिस लड़की नेहा को विहान अपना दोस्त समझता था, उसने चंद रुपयों और डर के खातिर विहान के खिलाफ गवाही दे दी। उसकी गर्लफ्रेंड रिया, जिसने साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं, उसने एक पल में रिश्ता तोड़ लिया। विहान एक अपराधी के साथ में अपना भविष्य खराब नहीं कर सकती। कॉलेज से उसे धक्के मारकर निकाल दिया गया, लेकिन आर्यन का मन इतने से नहीं भरा। उसने सड़क पर गुंडे भेजकर विहान को तब तक पिटवाया जब तक उसके हाथ पैर की हड्डियां नहीं चटक गईं। 2 महीने अस्पताल के बिस्तर पर मौत से लड़कर वो लौटा था, लेकिन उसके अंदर का विहान मर चुका था। तभी उसके टूटे हुए मोबाइल की स्क्रीन चमकी। छोटी बहन का कॉल था। विहान ने कांपते हाथों से फोन उठाया और चेहरे पर एक दर्दनाक मुस्कान ओढ़ ली। हेलो भैया, आप कैसे हो? माँ पूछ रही थी कि इस बार दिवाली पर घर आओगे ना? उसकी छोटी बहन की आवाज में उत्साह था। विहान की आंखों से एक आंसू टपक कर फर्श की धूल में मिल गया। उसने अपना गला साफ किया। हाँ गुड़िया, मैं बहुत अच्छा हूँ। यहाँ बहुत काम है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। मैं जल्दी ही तुम लोगों के लिए कुछ पैसे भेजूंगा। तभी फोन माँ ने ले लिया। बेटा, हमें पैसों की जरूरत नहीं है। तेरे पिता की किराने की दुकान ठीक चल रही है। तो शहर में अकेला है, अपना ख्याल रख। तेरी दादी रोज तेरी तस्वीर को चूमती है। विहान का सीना फट रहा था। उसके पास कल के खाने के पैसे नहीं थे। शरीर जख्मों से भरा था और वो अपनी माँ से झूठ बोल रहा था। ठीक है माँ, दादी को मेरा प्रणाम कहना। मुझे एक मीटिंग में जाना है। फोन काटते ही विहान फूट फूट कर रो पड़ा। अगली सुबह भूख की तड़प जब बर्दाश्त से बाहर हो गई, तो विहान ने कमरे के कोने में रखी अपनी कॉलेज की किताबों के आखिरी ढेर को देखा। वो अपना मोबाइल नहीं बेच सकता था, क्योंकि परिवार से बात करने का वही एक जरिया था। भारी मन से उसने अपनी यादों और मेहनत को एक बैग में भरा और लंगड़ाता हुआ पास के एक भंगार वाले की दुकान पर पहुंचा। भाई, ये सब ले लो, कुछ पैसे मिल जाते तो। विहान की आवाज में एक अजीब सी खनक थी, जैसे कोई अपना स्वाभिमान बेच रहा हो। भंगार वाला तौलने के लिए आगे बढ़ा, तभी विहान की नजर रद्दी के उस विशाल ढेर के बीच दबी एक चीज पर पड़ी। वो एक बेहद पुरानी और अजीब सी थी। उसका कवर काले चमड़े जैसा था, लेकिन उस पर उभरे हुए निशान किसी प्राचीन कलाकृति की तरह थे। विहान को ऐसा महसूस हुआ जैसे भीड़ भरी सड़क पर कोई उसे नाम लेकर पुकार रहा हो। एक गहरी जिज्ञासा और अनचाहे खिंचाव के चलते विहान ने झुककर उस किताब को उठाया। उसके हाथ में एक हल्की सी झंझनाहट हुई। किताब के पन्नों पर लिखी भाषा और अक्षर उसकी समझ से परे थे, लेकिन फिर भी उसे लगा जैसे वो इन अक्षरों को जानता है। उसे उस किताब में एक अपनेपन का एहसास हुआ, जैसे वो किताब भी समाज की ठुकराई हुई हो और विहान के इंतजार में वहां पड़ी हो। विहान ने उत्सुकता से पूछा, भाई, ये किसकी किताब है? इसमें क्या लिखा है? भंगार वाला लापरवाही से बोला, अरे भाई, मुझे क्या पता, यहाँ रोज हजारों किताबें आती हैं। मेरे लिए तो रद्दी बस रद्दी है। विहान का मन उस किताब को वहीं छोड़ने का नहीं हुआ। उसके अंदर एक गहरी इच्छा जगी कि वो इसे अपने साथ ले जाए। देखो भाई, भंगार वाले ने अपनी तराजू नीचे रखी, तुम्हारी इन 12 किताबों के हिसाब से तो 100 रुपए ही बनते हैं, लेकिन चलो मैं तुम्हें 120 रुपए दे सकता हूं। विहान ने कहा, ठीक है, जो देना है दे दे। विहान ने 120 रुपए हाथ में लिए और उस पुरानी किताब को सीने से सटा लिया। वो नहीं जानता था कि वो अपनी कॉलेज की डिग्री के बदले अपनी नियति खरीद रहा है। जाते जाते उसने भंगार वाले से कहा,
मैं इसे बस पढ़ने के लिए ले जा रहा हूँ। जब अगली बार कुछ और बेचने आऊंगा तो इसके पैसे काट लेना। भंगार वाले ने हाथ हिलाकर उसे जाने का इशारा किया। विहान उस किताब और थोड़े से खाने का सामान लेकर अपने अंधेरे कमरे की ओर चल दिया। विहान ने रास्ते से खरीदे हुए कुछ समोसे और पानी की एक बोतल अपनी मेज पर रखी। भूख तो बहुत थी, लेकिन उसका मन उस रहस्यमयी किताब पर अटका था। सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसके टूटे हुए पैर में जो टीस उठी थी, वो अब एक चुभन भरी लहर में बदल चुकी थी। कमरा नंबर 17 की जर्जर छत से लटकता हुआ पीला बल्ब टिमटिमा रहा था। विहान में मेज के पास बैठकर उस काली किताब को अपनी ओर खींचा। उसके कवर पर बनी आकृतियां अब और भी साफ दिख रही थीं। वे किसी खोपड़ी या जानवर की नहीं, बल्कि असुरों के प्राचीन प्रतीकों जैसी थीं। उसने पन्ने पलटे। अंदर का हर पन्ना किसी पुराने ताड़ के पत्ते, पाम लीफ जैसा सख्त और खुरदुरा था। उस पर गहरे लाल और सुनहरे रंग से ऐसी लिपि लिखी थी जो ना तो संस्कृत थी और ना ही पाली। वो असुर लिपि थी, अत्यंत जटिल और शक्तिशाली। क्या है ये? किसी तांत्रिक की किताब है या महज एक पुरानी रद्दी? उसने खुद से पूछा। काफी देर तक वो उन अजीबो-गरीब चित्रों और मंत्रों को समझने की कोशिश करता रहा। उन पन्नों में अजीब सी आकृतियां बनी थीं। कहीं धुआं उठता हुआ दिखाया गया था तो कहीं इंसानी शरीर के भीतर आग जलती हुई। देखते देखते विहान की आंखों में भारीपन आने लगा। थकान और कमजोरी की वजह से उसे चक्कर सा महसूस हुआ। वो पानी पीने के लिए अपनी पुरानी लकड़ी की कुर्सी से उठा। जैसे ही उसने अपने कमजोर और टेढ़े पैर पर वजन डाला, उसकी हड्डी में एक तेज कड़कड़ाहट हुई। आह! दर्द के एक झटके ने उसे पूरी तरह असंतुलित कर दिया। विहान फर्श पर गिर पड़ा। गिरते समय उसका पैर मेज के कोने से टकराया, जिससे उसके घुटने के पास का पुराना आधा भरा हुआ घाव फिर से फट गया। खून की एक मोटी धार फूट पड़ी। विहान दर्द से कराहते हुए फर्श पर लौट रहा था, तभी उसकी कोहनी मेज से टकराई और वो काली सीधे विहान के लहूलुहान पैर के पास गिर गई। छप! ताज़ा गर्म खून की कुछ बूंदें सीधे उस किताब के पन्नों पर जा गिरीं। अगले ही पल कमरे का तापमान शून्य से नीचे गिर गया। विहान की सांसें जमने लगीं। जो खून किताब के पन्नों पर गिरा था, वो सोखने के बजाय पन्नों पर रेंगने लगा, जैसे वो खून नहीं बल्कि कोई जीवित कीड़ा हो। वो खून उन जटिल अक्षरों के बीच बहने लगा, मानो उन्हें नया जीवन दे रहा हो। अचानक किताब के भीतर से एक गहरी भारी गूंज उठी, जैसे पाताल की गहराई से कोई दानव अंगड़ाई ले रहा हो। असुर विद्या जागृतम। विहान की फटी आंखों के सामने उस किताब से काला धुआं उठने लगा। ये साधारण धुआं नहीं था, इसमें प्राचीन काल की गंध थी, राख, चंदन और सड़े हुए मांस का एक खौफनाक मिश्रण। हिंदू पुराणों में जिक्र आता है कि असुर केवल राक्षस नहीं थे, वे महान ज्ञान और माया यानी इल्यूजन के स्वामी थे। शुक्राचार्य की मृत संजीवनी से लेकर मायावी युद्धों तक उनका ज्ञान देवताओं को भी हिला देता था। वही मायावी शक्ति आज विहान के उस छोटे से कमरे में कैद टूटने का इंतजार कर रही थी। किताब के पन्ने किसी तूफान की तरह फड़फड़ाने लगे। हवा इतनी तेज हो गई कि कमरे का एकमात्र बल्ब धमाके के साथ फूट गया। घोर अंधेरे में उस किताब से एक रक्तिम यानी खूनी लाल रोशनी फूट पड़ी। विहान ने महसूस किया कि उसके घाव का खून अब रुक नहीं रहा था, बल्कि किताब उसे चुंबक की तरह खींच रही थी। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसका गला सूख चुका था। तभी उस काली धुंध के बीच से एक प्राचीन गर्जना सुनाई दी। सदियों की प्यास आज एक टूटे हुए अंश के रक्त ने बुझाई है। बोल नश्वर, तू प्रतिशोध चाहता है या प्रलय? विहान का शरीर कांप रहा था, लेकिन जब प्रतिशोध शब्द उसके कानों में पड़ा तो डर की जगह उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई।